नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों चलिए देखेंगे आज हम एक और महत्वपूर्ण संस्कृत पैडागोजी की क्लास। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपने हमारी जो प्रीवियस क्लासेज हैं संस्कृत की वो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 2 प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेंगे देखने को, जिसमें एक में आपको 50 क्लास देखने को मिलेंगी और एक में 32 क्लास, तो टोटल 82 क्लासेज हैं। अगर आप हमारी सारी क्लासेज को वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन है हमारी क्लास में, पैडागोजी की क्लास में, ये है संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ते यत् साधनम वर्तते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है संस्कृत भाषा का शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति में यत् का अर्थ होता है जो, साधनम का अर्थ होता है साधन, वर्तते है। अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है संस्कृत भाषा का शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति में जो साधन है कौन सा है इनमें से, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संस्कृत भाषा का शिक्षण होता है इनमें से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है चर्चा परिचर्चा, सेकंड वाला ऑप्शन है कथा कथनम, थर्ड वाला ऑप्शन है कविता या पाठ करनम अर्थात कविता का पाठ करना या पढ़ाना, और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्तानि सर्वाणि अर्थात उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जो सारी की सारी ये जो विधियां हैं, चर्चा परिचर्चा, कथा कथन और कविता का पाठ, इन सभी में क्या हो रही है, मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है। सभी में क्या करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए जो संस्कृत भाषा का शिक्षण है, संस्कृत भाषा शिक्षण में जो मौखिक अभिव्यक्ति हैं इन सभी में हो रही है। ओके, तो मौखिक अभिव्यक्ति के सारे क्या हो जाएंगे, साधन हो जाएंगे, चर्चा परिचर्चा भी, कथा कथन भी और कविता का पाठ भी। ओके, कथा कथन तो आप समझते होंगे, कोई भी कथा या कहानी कहना। ओके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन उपयुक्तानि सर्वाणि अर्थात उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है भाषाया पठन समय अर्थात भाषा के पढ़ते समय में चेत यदि छात्र अशुद्धम अर्थात अशुद्ध उच्चारण क्रोति करता है तदा कारणीय कर लेना, इसको कारणीय तदा कारणीय अर्थात तब करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा के पढ़ते समय या भाषा के पठन समय में यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तब करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया अगर आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास में कोई जो छात्र है वो पढ़ते समय अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है शुद्धोच्चारणाय वारम वारम लेखनम कारणीयम अर्थात शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार लेखन कार्य करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया हो तो आपको पता लग गया होगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण वो कर रहा है। तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण के लिए अगर बार बार वो लिखेगा, क्या इससे जो शुद्ध उच्चारण है वो हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि इसमें लेखन की बात की जा रही है जबकि क्वेश्चन में बात की जा रही है अशुद्ध उच्चारण की। ओके, अशुद्ध उच्चारण यदि वो कर रहा है तो लिखने से यानी अर्थात लेखन से जो अशुद्ध उच्चारण है वो सही नहीं होगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन है उचितम दंडम दातव्यम अर्थात उचित दंड देना चाहिए, और आप जानते हैं कि दंड एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, दंड आप नहीं देंगे स्टूडेंट को। ओके, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए छात्रम शुद्धोच्चारणाय निर्देश दातव्या अर्थात छात्र को शुद्ध उच्चारण के लिए निर्देश देना चाहिए कि ऐसे कि भाई बेटा या छात्र के स्टूडेंट, ये इसका जो आंसर है मतलब ये जो है आप जो पढ़ रहे हो ये जो अशुद्ध पढ़ रहे हो, आप सही नहीं पढ़ रहे हो, आप जो इसको ऐसे पढ़ो, मतलब आप क्या उसको निर्देश देकर ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए निर्देश देने से भी क्या होगा, जो छात्र है वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप निर्देश देंगे कल को क्या होगा, बच्चा फिर से भूल जाएगा। ओके, तो तीसरा वाला ऑप्शन भी इसलिए नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की कि शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यास कारणीय अर्थात शुद्ध उच्चारण के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो यही आंसर इसमें सही हो जाएगा यदि हम इन चारों ऑप्शनों की बात करते हैं इसमें से तो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है अशुद्ध उच्चारण वो कर रहा है। ओके, अगर अशुद्ध उच्चारण वो करेगा तो उसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण के लिए इसको बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे कि इसको जो आप बार बार अभ्यास कीजिए, इसको बार बार बोलिए, है ना। जब वो बोलेगा उसको शुद्ध उच्चारण वो करेगा तो इससे क्या होगा, बाद में उसको शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, है ना। जब ऐसे बार बार वो उसको अभ्यास करेगा, बार बार उसको रिपीट करेगा, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है उसके माइंड में उसकी जो जगह है वो बन जाएगी और उसका जो शुद्ध उच्चारण है वो कर पाएगा। इसलिए जो आंसर है वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि शुद्ध उच्चारण के लिए उसे बार बार अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणस्य, व्याकरण शिक्षण का यत् का अर्थ होता है जो उद्देश्यम वर्तते अर्थात उद्देश्य है, तत् अस्ति वह है।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है, तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है श्रवणे दक्षत्वम, सुनने में दक्षता। तो क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है सुनने में दक्षता? अगर सुनने में दक्षता होगी तो क्या ये व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य होगा? तो नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन है लेखन सौंदर्यम, लेखन की सौंदर्यता। थर्ड वाला ऑप्शन है भाषा दोषानाम ज्ञानम, अर्थात भाषा के दोषों का ज्ञान। और लास्ट वाला ऑप्शन है शब्द भंडार से वृद्धि, अर्थात शब्द के भंडार की वृद्धि। तो सही आंसर तो आपको मिल गया होगा स्टूडेंट। तो सही आंसर होगा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन, भाषा के दोषों का ज्ञान। यही क्या होता है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट है उनको भाषा के दोषों का ज्ञान हो जाए कि भाई इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे मान लिया कोई विराम संबंधी हो गई, या फिर जो है कोई भी तुम्हारी आपकी इसमें क्या हो जाती है, जैसे कोई अलंकार संबंधी हो गई या रस संबंधी, मतलब कोई भी जो अशुद्धियाँ है ना, उसका ज्ञान करना ही क्या है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, तो भाषा के दोषों का ज्ञान। ओके, तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, भाषा के दोषों का ज्ञान ही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं इन ऑप्शनों में तो ओके, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। 4 क्वेश्चन है छात्राणाम स्वायत्तताम, अर्थात छात्रों में स्वायत्तताम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। प्रोन्नति कर्तुम, प्रोन्नत करने के लिए, अर्थात जो छात्र हैं उनके अंदर अगर आपको क्या लानी है, आत्मनिर्भरता लानी है, या आप ये कह सकते हैं कि छात्रों में आत्मनिर्भरता को उन्नत करने के लिए परिणामकारीसु, अर्थात परिणाम कार्यों में, मार्गेशु एका, मार्गों में से एक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छात्र को अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनकी जो निर्भरता है उसको अगर आप उन्नत करना चाहते हैं, तो इन परिणामकारी मार्गों में से, रास्तों में से कौन सा एक रास्ता जरूर उचित रहेगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन है परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, अर्थात परिप्रश्नम का अर्थ होता है प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। सेकंड वाला ऑप्शन है कठोरानुशासन विधि, कठोर अनुशासन विधि। थर्ड वाला ऑप्शन है निगदित पाठ्यानाम सविस्तरम पाठनम, अर्थात निगदित का अर्थ होता है निश्चित या निर्धारित पाठ्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ाना। और लास्ट वाला ऑप्शन है पुनः पुण्येन छात्राणाम परीक्षणम, अर्थात बार बार छात्रों की परीक्षा कराना। सही आंसर इसमें अब आपको देखना है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई है, मैं समझता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि आपको छात्रों को बनाना है आत्मनिर्भर। क्या करना है, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी जो आत्मनिर्भरता उसको प्रोन्नत करना है। तो उनकी जो आत्मनिर्भरता है वो कब प्रोन्नत होगी, कब उन्नत होगी, वो तब होगी जब आप छात्र से कहेंगे कि आप जो प्रश्न को पूछिए, है ना, आप जो है छात्र को जो प्रश्न पूछने के लिए जब आप प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे क्या होगा, छात्रों के अंदर जो है आत्मनिर्भरता आएगी। कठोर अनुशासन विधि अपनाने से, या निश्चित पाठ्य को विस्तारपूर्वक पढ़ाने से, या बार बार छात्रों का बार बार जो है छात्रों की परीक्षा कराने से जो छात्र हैं उनके अंदर आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता किससे आएगी, जब छात्र बार बार खड़े होकर के क्या करेंगे, अध्यापक से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसका क्या हुआ, ये कैसे हो गया, है ना। तो जितने प्रश्न जो स्टूडेंट करेगा उससे उसके अंदर जो है क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर जो आत्मनिर्भरता आएगी, जितने क्वेश्चन स्टूडेंट जो अपने अध्यापक से करेगा। ओके, तो छात्रों को आप क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता उनकी प्रोन्नत करने के लिए आप जो है उनसे कहेंगे कि आप प्रश्न पूछिए, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए आप छात्र को प्रोत्साहित करोगे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 6 to 8 क्लास जो होती है उन्हें हम कहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक की। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल परीक्षितुम, पठन कौशल की परीक्षा के लिए उत्तम उपाय, उत्तम या श्रेष्ठ उपाय है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की परीक्षा के लिए उत्तम या श्रेष्ठ उपाय है, तो कौन सा इनमें से उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की परीक्षा के लिए श्रेष्ठ उपाय है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है निगदित पाठ्य पुस्तक उपयोग, अर्थात निश्चित या निर्धारित पाठ्य पुस्तक का उपयोग। सेकंड वाला ऑप्शन है कठिनतम पाठानुच्छेदानाम उपयोग, अर्थात कठिनतम का अर्थ होता है कठिन से कठिन पाठ के अनुच्छेद का उपयोग। तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर की, और उच्च प्राथमिक स्तर पर आप जो है कठिन से कठिन पाठ का अनुच्छेद उनको नहीं देंगे। ओके, कि कठिन से कठिन पाठ का अनुच्छेद उनको आप दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी जा रही है,
बात की जा रही है पूर्व माध्यमिक की 6 to 8 क्लास के विद्यार्थियों की। ओके, तो इतना समझदार बच्चा उस समय नहीं हो जाता है कि आप जो है कठिन से कठिन उनको जो है पाठ का अनुच्छेद दे देंगे। ओके, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि उचित काठिन्य स्तरानाम अर्थात उचित कठिनता के स्तरों का अदृष्ट पूर्वनाम। अदृष्ट पूर्वनाम का मतलब होता है जो उसने पहले ना देखे हों। अदृष्ट का मतलब ना देखे हों, पूर्वनाम मतलब पहले, जो उसने पहले ना देखे हों। अनुच्छेदा नाम उपयोग है अर्थात अनुच्छेदों का उपयोग उचित कठिनता के स्तर के अनुसार जो उसने पहले या पूर्व से पहले नहीं देखे हैं ऐसे अनुच्छेदों का उपयोग। लास्ट वाला ऑप्शन है अभिजात काव्य नामे अर्थात अभिजात का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्तम, आप इसे कह सकते हैं कि श्रेष्ठ काव्यों का ही, काव्य नामे अर्थात काव्य का ही संग्रहस्योपयोग अर्थात संग्रह का उपयोग। तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एव आ गया है और एव में क्या होता है, एव एक निगेटिव टैग वर्ड होता है जो कि क्या करता है, लिमिट पैदा कर देता है ना। तो इसमें ये कह दिया है फोर्थ वाले ऑप्शन में कि श्रेष्ठ काव्य का ही संग्रह का उपयोग। ओके, तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि उचित कठिनता के स्तर के अनुसार, है ना, अदृष्ट का मतलब उसने जो पहले से नहीं देखे हो ऐसे अनुच्छेद का उपयोग, तो आंसर इसमें तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अगर आप एक शिक्षक हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर आप जो है पठन कौशल की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम उपाय में से होगा कि आप जो उचित कठिनता का स्तर है ना, आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी है वो कौन से स्तर है, उसके अनुसार आप क्या लगाएंगे, कठिनता का स्तर आप रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो 8 क्लास में या 6 क्लास में है आप जो उसको 12वीं वाला अनुच्छेद ला करके दे देंगे, 10th क्लास वाला अनुच्छेद ला करके दे देंगे। ओके, ऐसा नहीं करेंगे, आप उसके देखेंगे कि वो कौन से स्तर पर है। तो उचित कठिनता के स्तर का बिना देखा अर्थात उसने जो पहले से नहीं देखा हो ऐसे अनुच्छेद का उपयोग करेंगे और उससे पढ़वाएंगे कि आप इसको पढ़िए और आपको इससे उसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसका पठन कौशल कैसा है। ओके, तो आंसर इसमें जो होगा सबसे सही वाला वो तीसरा वाला होगा। पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा कि निश्चित या निर्धारित पाठ्य पुस्तक का उपयोग, ऐसा करने से जो पठन कौशल है वो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा अर्थात उसका जो परीक्षा अगर आपको लेनी है पठन कौशल की वो उत्तम नहीं हो पाएगी। ओके, लेकिन यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले की तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा अध्ययने अर्थात भाषा के अध्ययन में आकलन और आकलन में विभाग नाम। विभाग का अर्थ होता है पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो तो आपने सुना होगा, सीडीपी में भी आपने सुना होगा, है ना, और इसके अलावा हिंदी पेडागोजी में भी आपने सुना होगा पोर्टफोलियो क्या होता है। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है इसमें जो स्टूडेंट होता है उसकी सारी जानकारी लिखी होती हैं, है ना, कि उसका जो आदत है वो क्या है, वो पढ़ने में कैसा है, इसके अलावा उसको कौन सा खेल पसंद है, मतलब सारी की सारी जो भी बातें हैं वो किस में होती हैं, वो पोर्टफोलियो के अंदर आती हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा का जो अध्ययन है उसमें और आकलन में जो पोर्टफोलियो है वो क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सावधिक लेखनिक परीक्षा। सावधिक का अर्थ होता है, सा का अर्थ होगा सहित, और अवधिक तो आप जानते ही हैं कि अवधि का मतलब होगा समय, है ना, कि अवधि सहित लेखनिक परीक्षा। जैसे विद्यालयों में या आप जैसे सीटेट का एग्जाम देते हैं और उसमें अवधि होती है आपके सीटेट एग्जाम की, है ना, 2.5 घंटे की, तो इसका मतलब ये है कि सावधिक लेखनिक परीक्षा, है ना, कि उसमें जो अवधि या टाइम लगा दिया जाए और छात्रों की लेखन की कोई परीक्षा ली जाए। सेकंड वाला ऑप्शन है प्रति सत्रम क्रियमाणाम मौखिक की परीक्षा, की प्रत्येक सत्र में, है ना, उनके क्रियाओं की मौखिक परीक्षा ली जाए। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्राया कालिक कार्य संग्रह यस्याः तस्याः प्रगतिम दर्शित, अर्थात छात्रों की समय पर जो कार्य संग्रह है वो या का अर्थ होता है जो उसके प्रगति को दिखाए। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रति सत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम, अर्थात प्रत्येक सत्र में जो छात्र है उनके व्यवहार का अभिलेखन। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, मैंने वैसे अभी आपको बता दिया था कि जो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। तो भाषा के अध्ययन में और आकलन में जो पोर्टफोलियो है वो क्या है कि छात्रों का समय पर जो कार्य संग्रह है, उसने जो कार्य का संग्रह किया है वो, और उसने जो प्रगति की है उसको देखना, है ना, जो उसके द्वारा प्रगति प्राप्त की गई है उसको देखना ही क्या है, यही पोर्टफोलियो है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन छात्राया कालिका कार्य संग्रह या तस्य प्रगतिम दर्शित, अर्थात छात्रों की जो समय पर, है ना, कार्य संग्रह उसने किया है ना, तो जो उसके प्रगति को दिखाए वो देखना, उसको वही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है व्याकरण बोधनस्योत्तमोपाय, अर्थात
व्याकरण के बोध का उत्तम उपाय इनमें से कौन सा है। बोध तो आपको पता ही है, बोध का अर्थ होता है समझ। तो व्याकरण की समझ आपको परखनी है, जांचनी है ना स्टूडेंट के अंदर, कि इसके अंदर व्याकरण की समझ कितनी है। तो उसके लिए इनमें से कौन सा उत्तम या श्रेष्ठ उपाय है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सविवेकम, अर्थात विवेक सहित या विवेक के साथ व्याकरणांशाभ्यासस्योपयोग, अर्थात व्याकरण के अंश के अभ्यास का उपयोग। सेकंड वाला ऑप्शन है अलंकार बोधने केंद्रीकरणम, अर्थात अलंकार की समझ में केंद्रीकरण। थर्ड वाला ऑप्शन है व्याकरण कार्याणाम एकीकृतोपयोग, अर्थात व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग। और लास्ट वाला ऑप्शन है व्याकरण सूत्रनाम छात्रई कंठस्थीकरणम, अर्थात व्याकरण के सूत्रों को छात्रों को द्वारा उनको जो है रटवाना, छात्रों को रटवाना या याद करवाना या कंठस्थ करवाना। तो सही आंसर कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्याकरण की समझ करने में से उपाय कौन सा है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की कि व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग, ये क्या हो जाएगा, व्याकरण के समझ का जो है उत्तम उपाय हो जाएगा। व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग का मतलब होता है जैसे व्याकरण में जैसे कुछ भी, जैसे संधि हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गए, छंद हो गए, मतलब जितने भी सारे के सारे जो व्याकरण से संबंधित हैं उनका वो उपयोग उसमें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कोई भी मतलब गद्यांश है या कुछ भी पद्यांश है जिसमें भी, ठीक है। तो व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग ये क्या है, व्याकरण के बोध या व्याकरण के समझ का जो है उत्तम उपाय है। ओके, तो केवल अलंकार के बोध समझ पर जो केंद्रित करने से, ध्यान केंद्रित करने से जो व्याकरण का बोध है ना, समझ है, वो आप जो उसको नहीं बता सकते हैं, देख सकते हैं कि जो व्याकरण की समझ है बच्चे के अंदर वो कितनी है ना। तो व्याकरण की समझ का उत्तम उपाय में से जो होगा वो हो जाएगा व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग। बाकी आपको पता है फोर्थ वाला ऑप्शन तो होगा नहीं कि व्याकरण के सूत्रों को जो छात्र को जो रटवाना है ना, रटने से जो है आपको पता है ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है ना, और रट्टू टोटता आपको स्टूडेंट को नहीं बनाना है। और यदि हम बात करते हैं कि विवेक के साथ व्याकरण के है ना जो अंश है उसके अभ्यास का उपयोग, तो इसमें यहाँ पर केवल किसकी बात की गई है, केवल व्याकरण के अंश की बात की गई है ना, व्याकरण के अंश की। ओके, तो इसलिए आप ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रचनात्मक आकलनस्य प्रधानोद्देश्य, अर्थात रचनात्मक आकलन का प्रधान या मुख्य उद्देश्य है। तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य आपको इनमें से देखना है कौन सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, अर्थात उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना। आपको देखो पता है कि आप जो है बच्चे को केवल जो है इसलिए उनका आकलन नहीं करते कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को जो आप करेंगे है ना, और आप जानते हैं कि आप जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए जो है छात्रों को जो है कुछ भी कार्य नहीं करवाते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं किसके अनुसार, जो हमारा आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, यदि बात करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन की उपलब्धि मापनम, तो उपलब्धि मापन भी जो है रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। यदि बात करते हैं थर्ड वाला ऑप्शन की छात्र दोषा अन्वेषणम, अर्थात छात्र के दोषों को खोजना, तो ये भी रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। छात्र के अंदर जो दोष है आप उनको नहीं ढूंढेंगे, नहीं खोजेंगे। लेकिन बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की बोधना अध्ययनोत्तरणीकरणम, अर्थात बोध के अध्ययन का उन्नतीकरण। बोध का मतलब समझ है ना, समझ के अध्ययन का उन्नतीकरण, ये क्या है, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य है। तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी समझ है, कितनी रचनात्मकता उसके अंदर आई है। ओके, तो ये पता लगेगा आपको किससे, फोर्थ वाले ऑप्शन से, कि जो बोध है अर्थात जो समझ है उसके अध्ययन का उन्नतीकरण, उसने कितनी उन्नति उसमें की है। ओके, तो रचनात्मक आकलन का जो प्रधान उद्देश्य है वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन है बोधना अध्ययनो उन्नतीकरणम। ओके, तो आंसर होगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, छात्राया कथाया अंतम परिवर्त्य, अर्थात छात्र कथा को अंत में परिवर्त्य अर्थात परिवर्तित करके या बदल करके कथा को पुनर्लिखितुम दोबारा से लिखने के लिए यदा जब निर्दिशयंती निर्देश दिया जाता है तदा प्रधानोद्देश्य, तब उसका प्रधान उद्देश्य है। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी अध्यापक है उसने क्या किया, अध्यापक ने छात्र को जो है एक कहानी सुनाई है ना, और कहानी सुनाने के बाद में अंत में उसने कहा अध्यापक ने कि आप क्या करें, इसको जो बदल दीजिए, कहानी को क्या करें दोबारा से कथा का जो अंत करके उसको जो है पूरा कर करके क्या किया कि इसको बदलिए और इस कहानी को क्या कीजिए दोबारा से लिखिए, है ना। दोबारा से लिखने का निर्देश दिया अध्यापक ने। तो इसका प्रधान उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षक है वो
क्या करना चाह रहा है, ऐसा क्या जानना चाह रहा है, अर्थात उसका पर्पज या उसका उद्देश्य क्या है। कि पहले उसने एक कहानी सुनाई छात्रों को और फिर कहा कि अब आप इसको जो परिवर्तित करके दोबारा से अपने शब्दों में इसको जो लिखिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, कार्य संग्रह कौशल बढ़ाना। सेकंड वाला ऑप्शन है टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति बढ़ाना। और थर्ड वाला ऑप्शन है भावानुवाद कौशल वर्धनम, भाव अनुवाद कौशल बढ़ाना। और लास्ट वाला ऑप्शन है छात्र सृजनात्मकता वर्धनम, छात्र की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाना। तो जो स्टूडेंट हमारी क्लास लगातार देख रहे हैं उनको आंसर मिल गया होगा। आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, छात्रों की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाना, है ना। क्योंकि जब कोई भी शिक्षक क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को कोई कहानी सुनाएंगे, है ना, तो और जब वो उनसे कहेंगे कि आप क्या करो, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, इससे होगा क्या, छात्र को जो है बाद में जब वो सुन करके हट जाएगा, उसको जो है सोचना पड़ेगा इसमें कि कई नई नई क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इसमें था, है ना, और क्या थी, और कुछ नई चीज़ें भी अपने पास से उसमें लिखेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो सृजनात्मकता आएगी, कुछ नया करने की जो है शक्ति आएगी, डेवलप होगी, है ना। और आप जानते हैं कि जो सृजनात्मकता है उसका मतलब ही क्या होता है ना। उसका मतलब ये है कि आप जो क्या करेंगे, आप जो विद्यार्थियों को जो है कुछ नया सीखने का मौका देंगे, है ना, कि वो खुद से कुछ क्या करे, कुछ रचना करे, निर्माण करे, कुछ नया करे। और आपको जो है एक स्टूडेंट को जो है रचनात्मक ही बनाना होता है, ना कि रट्टू टोटा बनाना है कि आप उसको रटवाएं और बस केवल याद ही कराते रहें कि बेटा ये जो है पूरी कविता इसको याद कर लीजिए या कुछ भी दे, है ना, XYZ। तो क्या करना है आपको, अगर आप एक शिक्षक हैं तो छात्र की जो सोच है उसको जो सृजनात्मक बनाना है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था, क्या कहा गया था कि जो कहानी है ना, उसको जो बदलने के लिए कहा किसने, शिक्षक ने अपने छात्रों से, कि आप इसको जो है दोबारा से लिखिए, जो भी कहानी है ना, इसको दोबारा से लिखिए। तो उसके पीछे उसका पर्पज यही रहा है कि वो छात्र की जो सृजनात्मकता उसको बढ़ाना चाहता है। तो आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है पठन पूर्व कार्यस्योद्देश्य, अर्थात पढ़ने से पहले कार्य का उद्देश्य है। तो पढ़ने से पहले कार्य का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है कठिनानाम शब्दानाम पद पुंजानाम च अर्थ निर्धारणम, अर्थात कठिन शब्दों और पद के समूहों का, पुंजानाम का अर्थ होता है समूहों का, अर्थ निर्धारण करना। सेकंड वाला ऑप्शन है मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्रनाम प्रेरणम, मुख्य विषय की प्रस्तुति के लिए छात्रों को प्रेरित करना। थर्ड वाला ऑप्शन है पाठे व्याकरणांशानाम विवरणम, अर्थात पाठ में व्याकरण के अंशों का विवरण। और लास्ट वाला ऑप्शन है छात्रनाम पठन कौशल मूल्यांकनम, अर्थात छात्रों के पठन कौशल का मूल्यांकन करना। सही आंसर ढूंढे इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा। पढ़ने से पहले की बात यहाँ पर की जा रही है। पढ़ने से पहले जो कार्य है उसका उद्देश्य क्या है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला नहीं सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन, ये से यहाँ पर हो जाएगा कि मुख्य विषय की प्रस्तुति के लिए छात्र को प्रेरित करना, है ना। क्योंकि आपको पता है जब तक जो छात्र हैं पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, प्रेरित नहीं होंगे, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले उन्होंने जो है जो भी आपको वहाँ पर पढ़ाना है, अपना जो मुख्य विषय जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी मुख्य विषय प्रस्तुत करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले छात्र को प्रेरित करेंगे, तैयार करेंगे कि आप जो है ऐसे पढ़िए, है ना, और आप जो है ध्यान से सुनिए जो भी मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी है ना। तो आपको क्या करना है, साइलेंट बैठना है और आपको जो है पढ़ने के लिए सभी को क्या होना, तैयार होना है। मैं आपको जो है पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो पढ़ने से पहले कार्य का उद्देश्य क्या होगा कि मुख्य विषय की प्रस्तुति जो है उसके लिए छात्र को प्रेरित आप करेंगे। तो आंसर इसमें सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है चित्रई और बोधनम अत्र परिणामकारी भवति, अर्थात चित्रों के द्वारा जो समझ होती है इसमें परिणामकारी होता है। इसमें कौन सा परिणामकारी है। क्वेश्चन आपको समझ आया, नहीं आया तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्रों के द्वारा अगर जो समझ है वो डेवलप हो रही है स्टूडेंट में, तो इसके लिए कौन सा इसमें जो है परिणामकारी है, अच्छा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वाक्य कौशल वर्धने, अर्थात वाक्य कौशल के बढ़ाने में। सेकंड वाला ऑप्शन है श्रवण कौशल वर्धने, सुनना कौशल बढ़ाने में। थर्ड वाला ऑप्शन है साहित्य कौशल वर्धने, साहित्यिक कौशल बढ़ाने में। लास्ट वाला ऑप्शन है कला कौशल वर्धने, अर्थात कला कौशल बढ़ाने में। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन में बात की गई है चित्र की समझ के लिए, है ना, कि चित्रों के द्वारा जो समझना है उसके लिए इनमें से कौन सा परिणामकारी है। तो कला कौशल बढ़ाना, है ना। आपको पता है चित्रों को समझ से क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर जो कला कौशल है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा, है ना, कला कौशल की, है ना, वृद्धि होगी। तो आंसर होगा
फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, यदा अध्यापिका, जब अध्यापिका पत्रम लेखितुम, पत्र लिखने के लिए गोष्ठी चर्चांतरम, गोष्ठी चर्चा के बाद आदिस्ति आदेश देती है, तदा सा, तब वह। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोई अध्यापिका है ना, अर्थात जब अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोष्ठी चर्चा के बाद में आदेश देती है, तदा, तब वह, तो वो क्या करना चाहती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, अर्थात अनेक प्रकार के जो भाषा के कौशल हैं उन्हें एकत्र करती है। सेकंड वाला ऑप्शन है पारंपरिक विधानम अनुसरती, अर्थात जो पारंपरिक विधि है उसका अनुसरण करती है, उसे फॉलो करती है। थर्ड वाला ऑप्शन है प्राय छात्राणां भ्रमम उत्पादयति, प्राय छात्रों को भ्रम पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और लास्ट वाला ऑप्शन है भाषा बोध में प्रत्यक्ष विधानम अनुसरती, अर्थात भाषा के बोध में या भाषा की समझ में प्रत्यक्ष विधि का अनुसरण करती है। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा है इसमें आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन है, जब अध्यापिका पत्र लिखने के बाद की यहाँ पर हो रही है बात, पत्र लिखने के बाद है ना, पत्र लिखने के लिए गोष्ठी चर्चा के बाद में आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप क्या करो, आप जो है पत्र लिखिए, उसके बाद में क्या करो, गोष्ठी चर्चा करो, है ना, क्या करो, गोष्ठी चर्चा, है ना। उसके बाद क्या करते हो, गोष्ठी चर्चा का आदेश देती है। तो वो क्या करना चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि भाषा के बोध में, अर्थात भाषा के समझ में उसको जो है कितनी समझ है ना, भाषा के बोध में या भाषा की उसको जो कितनी समझ है, उसकी जो प्रत्यक्ष विधि है उसका वो अनुसरण करती है ना, प्रत्यक्ष विधि का। क्योंकि उसने क्या किया, उसने पहले तो कहा कि आप जो पत्र लिखिए, है ना, और उसके बाद में क्या करें, गोष्ठी चर्चा कीजिए, है ना। पहले पत्र लिखा और फिर उसके बाद में क्या किया, गोष्ठी चर्चा की, है ना, उसका आदेश दिया। तो इससे क्या होगा, उससे जो है उसका रिजल्ट जो है बच्चों का जो पता लगेगा, है ना, उसको प्रत्यक्ष पता लग जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, उसको प्रत्यक्ष पता लग जाएगा कि बच्चों के अंदर जो कितनी समझ है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन कि भाषा की समझ में प्रत्यक्ष विधि का वो अनुसरण कर रही है। तो आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको क्लास मिलती रहे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी और निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है संस्कृत में वो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे तो। लेकिन शर्त यही है, आप कंटिन्यू क्लास को देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप जितना वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही वीडियो आपको जल्दी मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मिलेंगी। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर मैं आगे वीडियो ना लेकर के आऊँ। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होती है कि वीडियो को ना तो शेयर किया जा रहा है और ना ही इतना व्यूज़ वीडियो पर आता है। जितना हम मेहनत करते हैं उतना वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, तो फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। और यही रीज़न है कि वीडियोज़ पर मैं कम अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आता, फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके टच में है उनके पास तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।